प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक और टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है गुप्त वंश या गुप्ताज एम्पायर के बारे में हम लोग आज की पर्टिकुलर क्लास के अंदर बात करेंगे। अब ये गुप्ताज एम्पायर क्या है सर, या गुप्त वंश क्या है सर, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को समझाने या सिखाने की पूरी कोशिश करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे लास्ट राजवंश है जो इतने अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ा था। हालांकि इसके बाद में भी छोटे छोटे वंश हैं, जैसे हर्षवर्धन वगैरह के बारे में बात करेंगे हम लोग। उतना छोटा भी नहीं, खैर इंपॉर्टेंट है वो भी, बट ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट या भारत का एक स्वर्णिम काल कहने वाले होंगे। तो आइए इसके बारे में हम पूरी बातें जान लेते हैं, क्या है या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। अब तक जो आपने पढ़ा है, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक एक बातों को आपने बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है, याद भी किया है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम और आप मिलकर क्या पढ़ेंगे, हम और आप इसमें पढ़ेंगे एक तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे, मतलब गुप्त वंश जो है या गुप्त साम्राज्य का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। एक हम पढ़ेंगे जो मेजर रूलर्स हैं वो कौन कौन है। एक इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। फिर हम गुप्त वंश का इकोनॉमी पढ़ेंगे, गुप्त वंश की सोसाइटी के बारे में जानेंगे, इनके धर्म, इनका आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आइए गुप्त साम्राज्य को अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात यह है, अच्छा एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी आता है कि गुप्त वंश जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है या कौन से एरा से स्टार्ट हुआ है। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि गुप्त वंश जो है वो 319 से लेके और 550 का है, या कहीं लिखा होता है कि 275 से लेके और 550 एनो डोमिनी या ईस्वी का गुप्त वंश रहा है। कुछ किताबें ये बता रही है, कुछ ये बता रही है। इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों ही ठीक है, पर दोनों का मीनिंग क्या है सुनो आप लोग। गुप्त वंश का जो संस्थापक माने जाते हैं सबसे पहले, वो है महाराज श्रीगुप्त। उनका नाम है महाराज श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं। उनको आप लोग आदि पुरुष की उपाधि भी जाना करते हैं, आदि पुरुष की उपाधि भी उनको मिली हुई है। लेकिन कहते हैं कि गुप्त श्रीगुप्त जो है ये वास्तविक संस्थापक नहीं है, केवल गुप्त वंशावली में ही इनका नाम लिखा हुआ है कि ये संस्थापक है। बाकी इनके अलावा जो और कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सोर्स है जहां से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता लगा, उनमें श्रीगुप्त के बारे में जानकारी है नहीं। वहां पे वास्तविक संस्थापक 319 से चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात आती है। तो इसी करके गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी, उसमें चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम आता है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है उनका टाइम पीरियड 319 से स्टार्ट होता है, तो करके 319 से 550 का टाइम पीरियड वो लिख रखा है। तो ये दोनों कभी ईयर हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इन दोनों में आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो गुप्त शासक की ओवरऑल अवधि रही है वो 275 से 550 एनो डोमिनी के टाइम पीरियड में रहा है। ये थे कौन सर, ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, ध्यान रखना आप लोग। यानी कि ये कुषाण जो थे ना उन्हीं के ही सामंत थे, उन्हीं के सामंत प्रथा में ही चलते थे। इनका जो उद्भव हुआ है, ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, तो एक्चुअली ये ओरिजिनेट हुए हैं कौशाम्बी, यूपी से ओरिजिनेट हुए हैं। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश में, यहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं ये। और संस्थापक मैंने अभी अभी आपको बताया कि महाराज श्रीगुप्त जो है ना, ये संस्थापक जिनको आदि पुरुष कहा जाता है। इनका एक बेटा था जिसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच जो इनका बेटा था वो भी एक राजा रहे थे। पर जो वास्तविक रियल पावर जो देखने को मिलती है वो इनके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम से देखने को मिलेगी। गुप्त काल को आप लोग भारत में कई सारे संज्ञाओं से जानते हो, मतलब कई सारे नाम हैं इसके। जैसे गुप्ताज टाइम पीरियड को भारत में स्वर्ण युग कहते हैं। ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और स्वर्ण युग कहने के पीछे की खास वजह क्या है कि इस टाइम पीरियड में आर्ट एंड कल्चर अपनी चरम सीमा पे गई थी, कला, इसके अलावा साहित्य, बहुत सारे लिटरेरी सोर्स आपको देखने को मिलेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनकी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। इसके साथ साथ साहित्य का पुनर्जागरण काल भी इसको कहते हैं। मैक्स मूलर का द्वारा ये कथन आपका निकल के आता है कि साहित्य का पुनर्जागरण भी हुआ। गुप्त को भारत का बेसिकली पैराक्लिस युग भी कहते हैं। ये पैराक्लिस युग जो है आपका यूनान से कंपेयर करते हैं, तो जैसा समृद्ध साम्राज्य बेसिकली यूनान की तरफ देखने को मिलता है या ग्रीक की तरफ देखने को मिलता है, वैसा वैसा ये भारत का पैराक्लिस युग माना जाता है। कौन सा सर, गुप्त काल।
गुप्त वंश जो थे वो परम भागवत थे, मतलब भगवान विष्णु को मानते थे। तो गरुड़ इनका मुख्य जो है ध्वज सिंबल था, इनका चिन्ह था। तो गुप्त वंश में सिंबल पूछा जाता है तो गरुड़ इनका सिंबल था। तो इसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं कि गुप्त शासक जो है वो 275 से 550 ईस्वी तक है। ये 319 वाला कंफ्यूजन अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक रहे हैं। महाराज श्रीगुप्त जो थे ये कुषाणों के ही सामंत थे, कौशाम्बी यूपी से ये ओरिजिनेट हुए हैं। इनका बेटा था घटोत्कच, वो इनके बाद राजा बना। उसके बाद राजा आया है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम आया है। गुप्ताज टाइम पीरियड है, भारत का पैराक्लिस युग कहलाता है, इंडिया पैराक्लिस एज बोलते हैं। भारत का स्वर्ण युग भी कहलाया है क्योंकि इसी समय में कला, साहित्य, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। साहित्य का पुनर्जागरण काल भी इसी को ही बोलते हैं, गुप्त वंश को। और गुप्तास डायनेस्टी के अंदर जो इनका सिंबल था, चिन्ह था, वो कौन सा था? गरुड़ इनका मेन सिंबल था, चिन्ह था, याद रखना। जब गुप्त वंश का राजपाट था वो भारत का उत्तरी हिस्से में था, मतलब ये नॉर्दर्न हिस्सा जो है भारत का वो लगभग लगभग इन्हीं का ही था। लगभग सिंधु घाटी से लेके आप लोग इधर यमुना नर्मदा घाटी तक का इनका पूरा एरिया था। इसमें जब आप गुप्ताज वंश को देखोगे, जिस समय गुप्त वंश राज कर रहा था उस समय इनके ही दक्षिण में वाकाटक था, के साथ साथ यहाँ पे क्षत्रप लोग थे जिसको पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना करते हैं। इनका राजवंश चल रहा था जब गुप्ताज राजवंश था, मतलब गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर ये कंटेम्परेरी शासक ये हुआ करते थे, वाकाटक और के साथ साथ क्षत्रप लोग थे। वाकाटक के साथ में तो इन्होंने जो है ना मित्रता ही रखी थी, और जैसे कि शादी विवाह के अनुसार ज्यादातर इन्होंने मित्रता के साथ ही संबंध बनाए रखे थे इनके साथ। तो अब आपको ये देखना है, कभी कभी जो बेसिक एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि गुप्त वंश के कौन कौन से मेजर रूलर रहे हैं, कौन कौन से मुख्य शासक रहे हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए। श्रीगुप्त एक मुख्य शासक है, घटोत्कच उनके बाद आए, उसके बाद आपको मिलेंगे चंद्रगुप्त, फिर पढ़ना होगा समुद्रगुप्त के बारे में। फिर समुद्रगुप्त जो है ना, इसमें सबसे पावरफुल राजा पढ़ेंगे हम लोग, सबसे शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जो बेसिकली डेवलपमेंट करने वाले जो राजा थे ना, वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनमें सबसे पावरफुल ये थे, शक्तिशाली थे। इन्होंने अपना ज्यादातर समय जो है वो युद्ध में ही बिताया है, लेकिन इन्होंने क्या है कि जो जीता गया क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट में बिताया है, वहां पे बहुत सारी डेवलपमेंट की है इन्होंने। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतापी राजा रहे हैं। एक कुमार गुप्त है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। एक स्कंद गुप्त है, और एक लास्ट में आएंगे विष्णु गुप्त आएंगे। तो कभी कभी इनकी सीक्वेंस पूछ सकते हैं, या कभी आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से राजा गुप्त वंश से संबंधित है। तो श्रीगुप्त है, उसके बाद घटोत्कच है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, फिर समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमार गुप्त, फिर स्कंद गुप्त, और लास्ट में आपको याद रखना है कौन? लास्ट में है विष्णुगुप्त है। हालांकि बीच में एक रामगुप्त का भी नाम आएगा, वो मैं आपको भी ड्यूरिंग लेक्चर बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सभी राजाओं के बारे में, जितनी जरूरी बातें हैं उतनी सब देख लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम की बात करो आप लोग। अभी मैंने कहा है कि इनका टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 319 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ये एक्चुअली रियल फाउंडर थे, मतलब क्या है कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ द गुप्ताज डायनेस्टी। अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश के रियल फाउंडर कौन थे, तो आपका नाम रहना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने राजगद्दी पे बैठते समय कौन सी उपाधि ली थी? इन्होंने एक तो महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। गुप्त शासकों में सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इससे यह पता लगता है कि इनके लिच्छवियों के साथ में वैसे तो इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन विवाह के साथ में इन्होंने संबंध बना ही लिए थे। तो कहने का मतलब है कि इस एरिया के अंदर इनका रिलेशन रहा होगा, चाहे वो विवाह नीति से ही क्यों ना हो। एक गुप्त संवत भी इन्होंने स्टार्ट की थी 319-320 के दौरान। आपको याद होगा, इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने मुझसे विक्रम संवत पढ़ी थी, शक संवत पढ़ी थी। आपको याद होगा ना, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पीछे की क्लासेस के दौरान जो है ना पढ़ाई थी। एक विक्रम संवत पढ़ाई थी, और एक आप लोगों को मैंने शक संवत जो है ना दो टाइप की संवत पढ़ाई थी, है ना। एक बार के लिए मैं आपको उसी स्लाइड के ऊपर ही फिर ले जाता हूं। ये देखिएगा, मैंने कहा था कि वर्तमान कैलेंडर जो भी हो उसमें अगर आप 57 जोड़ दोगे तो विक्रम संवत है वो आ जाएगी आपकी।
और आपका वर्तमान कैलेंडर जो भी होगा उसमें 78 अगर घटा दोगे तो क्या आ जाएगी सर, शक संवत आ जाएगी। ये आपने पढ़ा है ना पहले ही। तो जैसे विक्रम संवत और शक संवत 2 हो गई, अब एक संवत आपके पास में कौन सी है, अब आपके पास में एक और आ गई है, गुप्त संवत है। ये भी याद रखना अलग। ये 319 ईस्वी में, आज से 319 ईस्वी का समय है आपका, तो इस संवत को हटा के आपके पास में समय निकल के आ जाएगा वो। यहाँ पे ये गोल्ड कॉइन जो थे उसको ये दिनार कहते थे, और दिनार का प्रचलन यहाँ पे हो गया था। अपनी राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र रखी थी, जो आज का वर्तमान में बिहार है। इतनी बातें आपको इनसे संबंधित याद रखनी है। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक है। दूसरी बात है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। गुप्त शासकों में पहले ऐसे थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। इनकी शादी हुई थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी हुई थी। गुप्त संवत इन्होंने स्टार्ट की थी 319-320 ईस्वी के दौरान। स्वर्ण सिक्कों की बात करते हैं तो ये गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा करते थे। इनकी राजधानी कौन सी थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये याद रखना आप लोग। समुद्रगुप्त आए हैं इनके बाद में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैंने कहा ना कि सबसे पावरफुल राजा जो थे ना, तो वो समुद्रगुप्त ही थे। अच्छा, इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था और इन्होंने बड़े बुद्धि लगाई इस प्रकार से कि जिस जगह पे ये रह रहे थे बाकी राजाओं को इन्होंने शायद देखा था। वो कहते हैं ना कि दूसरों की गलतियों को देख के आगे बढ़ना चाहिए। भाई किसी और ने ठोकर खाई है तो जरूरी थोड़ा ना कि आप भी ठोकर खा के ही आगे चलो। आप तो साइड से होके चल सकते हो ना। आपको पता है कि ठोकर लगने से पांव में चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा साइड में होके निकल लो। दूसरों की गलतियों से सीखे, वही तो कोई इंसान होता है। तो वही तो मुद्दा है, इन्होंने भी सीखा। इन्होंने एक बात को बहुत अच्छे तरीके से सीखा। आप अगर इनको देखने की कोशिश करो, इन्होंने एक्चुअली किया क्या, अगर इनका आप लोग समय देखने की कोशिश करो ना, मान के चलो कि ये इलाका है पाटलिपुत्र का, ठीक है, ये इलाका है पाटलिपुत्र का। ये पाटलिपुत्र के राजा थे, पाटलिपुत्र इनकी मेन राजधानी थी, ठीक है। इनके जो उत्तर का इलाका था आपका, इनके नॉर्थ में जो था, उसको कहते थे ये आर्यवर्त क्षेत्र के नाम से जाना करते थे। ये आर्यवर्त वाला क्षेत्र था आपका, ठीक है ना। ये जो आर्यवर्त जो क्षेत्र था ना आपका, इनके उत्तर का क्षेत्र था ये, और ये आर्यवर्त है। और इसके अलावा जो इनके विंध्याचल पर्वतमाला वाला क्षेत्र, बीच में जो जंगल वाला इलाका था, उसको कहते थे ये आटविक प्रदेश के नाम से जानते थे। उसको कहते थे ये आटविक प्रदेश, कहते थे आटविक प्रदेश। और इसके दक्षिण में जो इलाका था उसको कहते थे क्या, उसको कहा है दक्षिणावर्त के नाम से जाना गया, उसको दक्षिणावर्त कह दिया। इनके लगभग दक्षिण पश्चिम का जो इलाका फैला हुआ था ना, इनके दक्षिण में और कुछ पश्चिम में लगभग ये इलाका फैला हुआ था। इस साइड वाकाटक का था, ठीक है, इस साइड था वाकाटक का था। पश्चिमी क्षत्रप भी था आपका यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हिस्से में जो है शक थे, कुछ हिस्से में कुषाण थे, ठीक है ना, कुषाण थे या पश्चिमी क्षत्रप थे, पश्चिमी क्षत्रप थे इनके समय में। यहां कुछ छोटे मोटे और भी राजा थे इनके जो उत्तर पूर्वी हिस्से में, जैसे कि एक नेपाल था, एक था कामरूप था, ठीक है, एक था समतट था, एक था आपका असम था, ठीक है, असम था। इसके अलावा कुमायूं था, ठीक है ना, कुमायूं था। ऐसे और भी बहुत थे, एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं। ऐसे छोटे छोटे और भी राजवंश थे। अब ये देखो कितना टैलेंटेड राजा है, इसकी नीति देखो तुम लोग, कितना गजब का काम किया इसने। ये जब पाटलिपुत्र का था, इस समय यहां आर्यवर्त के राजाओं को इसने हराया, और हरा के इसने इस क्षेत्र को पूरे में अपने आप में मिला लिया। इधर आटविक प्रदेश के राजा को हराया और इनको पूरे में अपने आप में मिला लिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बाउंड्री लाइन है आज के टाइम पे, ये बाउंड्री लाइन नहीं बची। आप इसको इरेज भी कर दो चाहे। इन्होंने क्या किया, इस बाउंड्री लाइन को हटा ही दिया। अब ये पूरा इलाका एक ही बन गया। ये पूरा आर्यवर्त को भी अपने में मिला लिया, आटविक को भी पूरा मिला लिया इसने इनको। इवन इनके साथ में अभी मैं नीति बताऊंगा, राज्य प्रसोभ धरण की नीति भी अपनाई थी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सी होती है नीति। इसने क्या कहा कि देखो तुम राजा थे, तुम हार गए, तुम हार गए, तो अब क्या है कि तुम अकेले क्या करोगे। छोटे मोटे 9 राजा थे, यहाँ पे 18 राजा थे। इन सबको बुलाया अपने पास में, कहते देखो तुम बेरोजगार हो गए, अब तुम्हारे पास में क्या है, कुछ है ही तो नहीं, बेरोजगार हो गए, क्या करोगे। तो इन्हीं को अपने राज दरबार में सामंत रख लिया, प्रधानमंत्री रख लिया कि तुम। अभी देखो दो बड़ा फायदा है, एक तो राजा को खुला नहीं छोड़ा, क्योंकि खुला रहेगा तो अलग से नीति चलेगा, चाल चलेगा, हो सकता है दोबारा से फिर अटैक करे। अरे कभी कोई राजा रहा है, वो अपने दरबार में मंत्री के रूप में काम कर रहा है तो ठीक है, वो भी एक बहुत बढ़िया है, वो अलग से चाल भी नहीं चलेगा और अपने राज दरबार को भी आगे लेके जाएंगे।
यहां दक्षिणावर्त में जाके इसने एक बहुत टैलेंटेड सा काम किया। इस नीति का नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इसने यहां पे एक नीति चलाई थी जिसका नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति चलाई थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इसका मतलब है कि यहां पे आया, बढ़िया तरीके से लूटपाट की है, गुंडागर्दी दिखाई है, सब राजा को हरा दिया है। अब बताओ क्या करोगे? अब तुम हार तो गए, अब मैं क्या कर रहा हूं, तुमसे तुम्हारा साम्राज्य छीन नहीं रहा हूं, एक शर्त के ऊपर। बोले शर्त क्या है महाराज? शर्त ये है कि तुम लोग जब तक हो तब तक मुझे टाइम टाइम पे टैक्स देते रहना, समय समय पे तुम मुझे टैक्स देते रहना, मैं तुम्हारा ही राज्य तुमसे ले लिया, तुम पे दया दिखा के तुम्हें वापिस कर रहा हूं। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। इसका मतलब क्या था? इसको बहुत अच्छे से पता था। इससे पहले अखंड भारत था, मौर्य वंश में अखंड तो था, अखंड भारत को चला नहीं पाए कोई योग्य राज्य, एक आदमी अकेला चला ही नहीं सकता। अब आज के जमाने में तो क्या होता है कि तुम मतलब नॉर्थ इंडिया से एग्जांपल से मान लो दिल्ली है, दिल्ली से कोई कह दे कि मैं पूरा पूरा भारत संपूर्ण चलाऊंगा, तो उस आज के जमाने में चलाना क्या पता आसान भी हो। क्यों आसान हो? कि वो प्लेन से चले जाएंगे, गाड़ी, ट्रक, बस, आजकल बहुत सारे साधन है। पहले के जमाने में तो पहुंचने में पैदल पहुंचते थे, साल साल भर बीत जाता था, साल से भी ज्यादा समय लग जाता था, कई कई दिन कई कई महीने बीत जाते थे वहां से वहां तक जाने में। तब से तब तक तो क्या 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 ही हो जाए। इसलिए कहते हैं एक काम करो कि इनके ऊपर दबदबा भी रहे, इनको ये भी लगे कि हाँ यार इन्होंने हम पे कृपा बना दी, वरना चाहता तो अपने में मिला लेता ही, अपने में मिलाया भी नहीं। वहां के क्षेत्रीय राजाओं के उनके पास ही उनका साम्राज्य रहने दो, और टैक्स ही तो चाहिए, अल्टीमेट पैसा ही तो चाहिए। टैक्स का हिस्सा आपने कहते कुछ तुम रख लो, कुछ हमें टैक्स देते रहना। जब ये काम हो रहा था तो बेचारी इधर वाले पहले डर गए। ये कुछ लोग आत्मनिवेदन की नीति करके लेके आए। आत्मनिवेदन का मतलब खुद ही कहते कि तुम ही रख लो, हमने तुमको डॉन मान लिया, सबसे बड़े डॉन हमारे तुम ही हो, तुम्हें ही हमने राजा मान लिया। कुछ गुरुत्वमंदक की जो है वो नीति लेके आए, कुछ विवाह नीति लेके आए। कुछ ने कहा कि देखो महाराज आप ही गुरु हो, हमने आपको डॉन मान लिया, हमारे क्षेत्र में छोटे मोटे डॉन तो हम भी हैं, तो प्लीज ऐसा करो कि हमें जीने दो, जैसा आप कहोगे वैसा हम कर लेंगे। कुछ ने कन्योपायन की नीति अपनाई। कन्योपायन का मतलब होता है कि अपनी बेटियों का विवाह करवा दिया समुद्र गुप्त के साथ में, कुछ समुद्रगुप्त के बेटों के साथ में करवा दिया, तो ताकि विवाह संबंध अच्छे हो जाए। क्योंकि यहां इसने वाकाटक के साथ में खुद ने विवाह संबंध अच्छे किए थे, वहां युद्ध नहीं किए थे। तो यहां पे समुद्रगुप्त मान भी गया, वो समझदार था, उसको लूटने का कोई लॉजिक नहीं था। उसने कहा ठीक है तुम एक काम करो, सर्व कर दान प्रणामो गमन की नीति अपना ली। अब सर्व कर दान प्रणामो गमन की नीति ये थी एक्चुअली कि तुम सबके ऊपर ना जो भी टैक्स मैं यहां अप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिक वो टैक्स तुम पे अप्लाई होता रहेगा, और तुम टाइम टाइम मेरे को टैक्स देते रहना, आते मेरे की धोख मारते रहना, प्रणाम मतलब प्रणाम करते रहना, डोन मैं ही हूं तुम्हारा। तो मतलब इस तरीके का दिमाग लगाया था इस बंदे ने। यहां रह के आजू बाजू बढ़िया तरीके से मोस्ट पावरफुल एरिया बना लिया था इसने। एक इसका फेमस बात है, इसने सबसे ज्यादा प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, सबसे ज्यादा टाइप के सिक्के नहीं, वो आगे कुमारगुप्त के टाइम पे सोने के 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। उसमें खुद ये वीणा बजाते हुए सिक्का, जो एग्जाम में बहुत ही पॉपुलर रहता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये फोटो वही है एक्चुअली, वीणा बजाते हुए उसका एक फोटो आया है। सबसे शक्तिशाली राजा यही था, द मोस्ट पावरफुल रूलर जो माने जाते हैं वो समुद्रगुप्त माने जाते हैं। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ये कहते हैं कि ये तो भारत के नेपोलियन थे, और भारत के नेपोलियन कहने का कारण यही है इनका कि आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक जो थे ना, उनको हराया था। इवन आठवीं प्रदेश के 18 राज्यों को भी हराया था इन्होंने, इनको हराया। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रशस्ति का मतलब होता है जो अपनी तारीफ करे, खुद के बारे में। प्रयाग के अंदर प्रशस्ति है जो अपनी तारीफ के अंदर कुछ, अपनी तारीफ में कुछ शब्द लिखे हों। इस प्रयाग प्रशस्ति को मूल रूप से तो राजा अशोक ने सेटअप किया था मौर्य वंश में, लेकिन इसके ऊपर कालांतर काल में आके जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, एक का नाम था तिलभट्ट और एक का नाम था हरिशेन। एक का तो नाम था हरिशेन और एक का नाम था तिलभट्ट। हरिशेन और तिलभट्ट। ये हरिशेन जो दरबारी कवि था ना, ये तो था आर्किटेक्ट, मुख्य आर्किटेक्ट यही था, तो एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया था कि लिखने वाला कौन था। तो जैसे एग्जांपल से एक तो मैं कह दूं कि ऐसा ऐसा मकान बना दो, ऐसा डिजाइन बना दो, ये डिजाइन बना के मैं दे दूं। एक मिस्त्री ने बनाया खुद ने वो मिस्त्री ये था समझ लो। लिखने वाला तिलभट्ट था और डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट हरिशेन था। ज्यादातर पेपरों में आर्किटेक्ट पूछा जाता है, तो आपको याद रखना ये। तो कवि का नाम था हरिशेन, कवि का नाम था, कवि था हरिशेन जिसने इसको लिखा था।
ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये संस्कृत का इसमें इस्तेमाल किया गया है, संस्कृत भाषा का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर चंपू शैली का प्रयोग किया गया है, चंपू शैली जिसके अंदर पौरसे और वर्षे दोनों ही हैं, गद्य पद्य दोनों ही हैं इसके अंदर। इसमें ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, गद्य पद्य दोनों है इसके अंदर, चंपू शैली का यूज किया गया है। लैंग्वेज इसके अंदर संस्कृत है। और इवन ऐसा कहा है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए कि वो कभी हारा ही नहीं था। उसके लिए एक शब्द यूज किया गया है 100 युद्धों का विजेता, किसने 100 युद्ध किए हैं और सब में जीता है, तो इतनी प्रशंसा इसके ऊपर की गई है। अगर मैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ना देखूं, ये है वो प्रयाग प्रशस्ति, ये है प्रयाग प्रशस्ति, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है इस तरीके से। तो इस प्रयाग प्रशस्ति पे इसको कई सारी उपाधियां मिली है। वैसे तो आपको 2-3 उपाधि याद रखनी है। एक तो उपाधि आपको याद रखनी है परम भागवत। ये परम भागवत का मतलब है जो भगवान विष्णु या वैष्णव को मानने वाला होगा। पहला गुप्त शासक था ऐसा जो परम भागवत की उपाधि के साथ में था, ऐसा हमें गया और नालंदा से जो ताम्र लेख मिले हैं ना, वहां से पता लगा है। एक अश्वमेघ करता, इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, इससे इसकी उपाधि ये थी। एक विक्रमंक की उपाधि थी, कविराज की। एक्चुअली कविराज की उपाधि इसने खुद ने नहीं धारण की थी, कविराज की उपाधि बाद में इसको मिली, क्योंकि ये वीणा बजाता था तो उस वजह से इसको कविराज की उपाधि मिल गई थी। एक इसकी उपाधि इसको मिली थी पृथ्वीयाम प्रतिरथ, जो पृथ्वी पे जीतने वाला, पृथ्वी का सबसे प्रमुख राजा, पृथ्वी पे शासन करने वाला राजा, इस प्रकार की उपाधि थी। तो पृथ्वीयाम प्रतिरथ ये उपाधि थी इसकी। इसके अलावा इसको धर्म प्राचीर बद्ध, लिच्छवी दोहित्र है, सर्व राज्योच्छेदता, ये कई सारी उपाधियां भी मिली हुई थी। तो कविराज की उपाधि, 100 युद्धों का विजेता है, इसके अलावा अश्वमेघ करता है, विक्रमंकक है, या इसके अलावा कविराज है, पृथ्वीयाम प्रतिरथ है, परम भागवत है, धर्म प्राचीर है, लिच्छवी दोहित्र है, सर्व राज्योच्छता, ये कई सारी उपाधियां समुद्रगुप्त ने धारण की थी। विजय अभियान और नीतियां कौन कौन सी थी, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। 9 आर्यवर्त को हराया था, तो एक नीति अपनाई थी प्रक्षोभ धरण नीति, राज्य प्रक्षोभ धरण नीति। इसका मतलब है उनको पूरे को अपने में मिला लिया और उनको अपने अंदर सामंत रख लिया राजाओं को। 12 दक्षिणी राज्यों को हराया, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति थी, उनसे लिया, उनको वापिस सौंप दिया, बदले में टैक्स दे देना भाई तुम लोग। 18 आटविक राज्य थे, इनके लिए एक नीति अपनाई थी जिसका नाम है परिचार की कृत नीति। इसका मतलब है उनको अपने अंडर दास बना लिया। यहां सामंत और दास बनाए थे, दोनों ही थे आपके ये, मतलब कुछ को सामंत बना दिया था, कुछ को अपने अंडर रख लिया था, दास नौकर टाइप का ऐसा कुछ बना लिया था। तो दोनों ही काम इसमें ही किए थे, आर्यवर्त में और आटविक में दोनों ही किए थे। प्रक्षोभ धरण नीति आर्यवर्त के साथ में थी, उनको 100% अपने में मिला लिया और इनको अपने अंडर दास में रखा था आटविक। ये जंगली क्षेत्र थे ना मुख्य रूप से आपके, हालांकि कुछ को सामंत रखा था इसमें भी। अच्छा, सबसे सीमावर्ती जो राज्य की बात करता हूं इसके कौन थे, तो बंगाल, असम, कुमाऊं, अभी मैंने कई नाम लिए थे ना, समतट है, कामरूप है, नेपाल है, ऐसे सीमावर्ती राज्य थे। अब सीमावर्ती के साथ पड़ोसियों के साथ क्या किया, पड़ोसियों के साथ मैंने कहा ना सर्व करदान आज्ञाकरण परिणामो गमन की नीति अपनाई। सर्व करदान आज्ञाकरण परिणामो गमन का मतलब है कि जो टैक्स मैं बोलूंगा वो टैक्स तुम पे ऑटोमेटिक अप्लाई होगा, स्पेशल आके तुम्हें हम बताएंगे नहीं कि ये भाई ये वाला टैक्स लग रहा है। आज्ञाकरण, मैंने जो कह दिया उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और समय समय पे आके यहाँ पे धोख मारते रहना, मतलब खुद आना तुम लोग, व्यक्तिगत उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। अभी कोई मीटिंग काउंसिल होती है तो तुम उस मीटिंग में आओगे। इनके जो सिक्के थे, सिक्कों पे गरुड़ था, 100 युद्धों का विजेता, अभी मैंने कहा ना कि 100 युद्धों का विजेता इन्होंने दिखाया। अश्वमेघ पराक्रम भी इसने सिक्के चलाए थे। 2 शासकों के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए गए हैं गुप्त वंश में, याद रख लेना आप लोग। एक किया गया समुद्रगुप्त के द्वारा, एक किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये वाली जो सिंबल है ना, ये बड़ा फेमस है, ये सिक्का जिसपे खुद ने अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया है। तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सवाल है वो याद कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइएगा वीणा बजाते हुए जो सिक्का है वो किसने चलाया है। तो आप लोगों को ये याद रख लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। सीमावर्ती राज्य कौन से थे, उसके बंगाल, असम, कुमाऊं है। सर्व करदान आज्ञाकरण परिणामोगमन की नीति अपनाई थी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा सिक्कों में 100 युद्धों का विजेता है। अश्वमेघ पराक्रम है, अश्वमेघ यज्ञ किया था।
अश्वमेध यज्ञ जो होता था ना, राजा एक विशेष रूप से एक चुना हुआ घोड़ा होता था, ज्यादातर सफेद घोड़े को ना ऐसे खुले में छोड़ देते थे। अब घोड़ा जो है ना 1 साल तक खुले में घूमता रहता था, उसकी सेना पीछे पीछे चलती थी। जिस राज्य ने घोड़े को रोक लिया उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा। यदि किसी ने नहीं रोका तो राजा की अधीनता स्वीकार करता रहता था। 1 वर्ष के बाद में घोड़े को वापस लाके यज्ञ में बलि दी जाती थी, और इसी को ही एक्चुअली कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ, या साम्राज्यिक शक्ति और प्रभुत्व के रूप में उसको मानते थे। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता था, ये एक प्रकार का राजनीतिक मतलब पावर दिखाने वाला पार्ट होता था। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलती थी इससे राजा को, और साम्राज्यवाद की अवधारणा को ही दिखाते थे ये। सॉरी। अश्वमेध यज्ञ इतिहास में समुद्रगुप्त ने किया है, एक कुमारगुप्त ने भी किया है, एक पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था, राजा युधिष्ठिर ने भी किया था राजसूय यज्ञ। और आपने शायद लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ना वो देखी होगी रामायण, उसमें भगवान श्री राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। तब आपको याद होगा उनके 2 बच्चे थे लव और कुश, वो उनके आगे आ गए थे और उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया था। एक्चुअली क्या होता था, घोड़े के माथे पे चेतावनी लिखी होती थी, ऐसे एक मतलब सिंबल लिखा होता था, वे देखो इस घोड़े को अगर तुमने रोक लिया तो हमारी जो पीछे पीछे सेना चल रही है उस सेना को हरा देना तुम लोग। अगर तुम इसको लगता है कि इस सेना को नहीं हरा सकते, बोलो प्रणाम। और ये पूरा इलाका जिस भी राजा का वो घोड़ा है उसके अंदर हो गया ये। तो 1 साल तक मतलब वो घोड़ा ऐसे, अब घोड़ा है आप सोचो तबड़क तबड़क कहां कहां तक जाता रहेगा, जिस एरिया तक जाता रहेगा वो पूरा एरिया उनका हो जाएगा। ये साम्राज्य विस्तार होता था, और 1 साल के बाद में उस घोड़े को लाके उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। तो इसका मतलब हो गया ये अश्वमेध यज्ञ। तो बहुत मतलब लंबा, पीछे 1 साल तक यज्ञ चलता रहता था, वो भी एक बात थी। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति कितने राजाओं से संबंधित है, कितने वंश से संबंधित है। अगर आपसे वंश पूछे तो एक वंश तो ये संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। एक दूसरा वंश जो है वो कौन सा है, एक हो गया गुप्त वंश से संबंधित है, और एक है ये मुगल वंश से संबंधित है, एक है मुगल डायनेस्टी से संबंधित है। अगर वंश पूछे आपको तो आपको बताना है कि 3 वंश है। अगर पूछे कितने राजाओं से संबंधित है, राजा 4 है। एक राजा तो है राजा अशोक है, इससे संबंधित है। एक राजा आपसे याद रखना है, राजा अशोक के बाद में दूसरे राजा है जो गुप्त वंश के अंदर तो नाम है ही इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त है। और तीसरे राजा जो है वो है अकबर है। और चौथे जो राजा है वो है जहांगीर है, ठीक है ना, जहांगीर है। अच्छा, अगर पूछा जाए कितने व्यक्तियों से संबंधित है तो इसके अंदर 5 व्यक्ति आ जाएंगे। एक इनका ही एक रत्न में से शामिल था, 9 रत्न में से, जिसका नाम है बीरबल, ठीक है ना, बीरबल, या आगे जाके हम पढ़ेंगे उसका सही नाम था क्या, महेश दास, बीरबल या महेश दास, ठीक है। तो मौर्य, गुप्त, मुगल वंश, ये 3 तो आपके वंश है, याद रखना। अगर डायनेस्टी पूछे तो 3 डायनेस्टी से संबंधित है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। राजा कितने हैं ध्यान रखना, तो 4 राजा है, अशोक है, समुद्रगुप्त है, अकबर है, जहांगीर, क्योंकि ये दोनों एक ही वंश से है, ये तो बाप बेटे है ना दोनों। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अशोक, ये तो राजा नहीं था ना, ये तो 9 रत्न में से था संबंधित आपका। तो अगर इसको कहा जाए कि मूल रूप से इसको कहां पे सेटअप किया गया था, तो मूल रूप से अशोक ने इसको कौशाम्बी में उत्कीर्ण करवाया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, संधि विग्रहक कवि हरिसेन जो थे ना, उन्होंने इसको बेसिकली लिखा है, ये आर्किटेक्ट थे। लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत थी। चंपू शैली का यूज किया जिसमें गद्य और पद्य दोनों है। मैं आपको पहले एंशिएंट हिस्ट्री में गद्य पद्य के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं क्या है, इवन हमारा जो वैदिक काल चल रहा था उसमें समझाया था आपको मैंने। ब्राह्मी लिपि का इसमें यूज किया गया। अकबर के द्वारा कौशाम्बी से इसको प्रयागराज में लाया गया था। इस पर कालांतर में समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख भी लिखे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। प्रशस्ति का मतलब अपने प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा के बारे में लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में एक राजा आए हैं जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको कहेंगे आप लोग। अब ये वो राजा हैं जो पावरफुल तो हैं, पर ये उस पावर का यूज नहीं करेंगे युद्ध वगैरह वाले की, ये अब ये पावर यूज करेंगे आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको आगे लेके जाएंगे। तो उस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं ये गुप्त वंश के। इन्होंने अपने भाई, इसका नाम था रामगुप्त, कहते हैं रामगुप्त इतना टैलेंटेड नहीं था, बीमार रहता था, एक निर्बल सा राजा था, वीक राजा था, और इसको मार दिया और उसको मार के खुद राजगद्दी पे बैठा।
अच्छा, रामगुप्त के बारे में कहीं कहीं पे पता भी नहीं लगता, कई जगह पे रामगुप्त था या नहीं था, तो इसका हमें पता कहां से लगा? ये लिखा विशाख दत्त ने अपनी किताब देवी चंद्र गुप्तम में लिखा कि हाँ, रामगुप्त जो है उस भाई को मार के अपनी गद्दी पे बैठे थे, चंद्रगुप्त बैठे थे। राजा भोज लिखते हैं श्रृंगार प्रकाश के अंदर कि हाँ, रामगुप्त नाम का एक व्यक्ति था जिसको मार के राजगद्दी पे बैठे चंद्रगुप्त द्वितीय। बाण भट्ट के अंदर, बाण भट्ट लिखते हैं अपनी किताब हर्षचरित में, राजशेखर लिखते हैं काव्य मीमांसा में, और अबुल हसन लिखते हैं मुजमल उल तवारिक के अंदर लिखते हैं कि हाँ, रामगुप्त हुआ था। तो हमें रामगुप्त को मार के राजगद्दी पे बैठाने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी कहां से मिली है? ये विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में, राजा भोज की श्रृंगार प्रकाश से, बाण भट्ट की हर्षचरित से, राजशेखर की काव्य मीमांसा से, और अबुल हसन की मुजमल उल तवारिक से पता लगता है कि हाँ, वो एक राजा था और उसको राजगद्दी पे, उसको मार के राजगद्दी पे बैठा था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था। अच्छा, क्या हुआ कि रामगुप्त की जो पत्नी थी, जिसका नाम था ध्रुव देवी, पत्नी का नाम था, या ध्रुव स्वामिनी कहते हैं, उससे खुद ने शादी कर ली। किसने कर ली? चंद्रगुप्त ने। मतलब देखो, रामगुप्त को मारा, इसकी पत्नी से शादी कर ली, इससे जो शादी की फिर इससे एक बेटा हुआ। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इससे बेटा हुआ जो आगे जाके राजा बनने वाला है। अच्छा, इसकी एक शादी और हुई थी राजकुमारी कुबेर नागा से, और इसकी जो बेटी थी उसका नाम था प्रभावती गुप्त। इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल या प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल बताया था मैंने आपको। इनकी शादी हुई थी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। रुद्रसेन द्वितीय की कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में जो ये टाइम पीरियड था वाकाटक और गुप्त के बीच में, ये स्वर्ण युग कहलाया है। इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बेटे उस टाइम पे, प्रभावती गुप्त के बेटे बहुत छोटे थे, मतलब योग्य शासक नहीं थे, उस दौरान वाकाटक की बहुत ज्यादा मदद की गई है। किसके द्वारा? गुप्त वंश के द्वारा। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे मैत्रेयी संबंध थे, स्वर्ण युग कहलाया है। ये बहुत अच्छा वाला टाइम पीरियड था। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। रामगुप्त अपने भाई को मारा। भाई को मारा किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसकी पत्नी से शादी की, पत्नी का नाम है ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। उससे बेटा हुआ, उसका नाम क्या है? कुमारगुप्त है, जो आगे जाके बनने वाला है राजा। एक दूसरी शादी की है राजकुमारी कुबेर नागा से। ऐसे इनकी शादियां बहुत ही, पर जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं। बेटी हुई है, नाम है प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था, जो कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये बात हमें कहां से पता लगती है? विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से, राजा भोज की श्रृंगार प्रकाश से, बाण भट्ट की हर्षचरित से, काव्य मीमांसा राजशेखर की लिखी गई है, मुजमल उल तवारिक है वो अबुल हसन की लिखी है, उससे पता लगता है हमें। अब इसने अपने आप को बहुत सारी उपाधियां दी थी, उसमें से कुछ उपाधियां आपको याद रखनी है। एक तो परम भागवत की उपाधि याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। अगेन, परम भागवत मैंने कहा ना, इसका मतलब भी आप समझते हो कि जो भगवान विष्णु को मानते हो, परम भागवत की उपाधि होगी। एक ना इन्होंने शकों को हराया था। शक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय। उसको मारने के बाद में, उसको हराने के बाद में अपने आप की उपाधि ली थी शकारी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। और विक्रमादित्य शकारी की उपाधि लेने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा था। विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि ली थी रुद्रसेन तृतीय शक शासक को हराने के बाद में। इसके अलावा देवश्री की उपाधि ली थी देवताओं के समान, इवन देवगुप्त। ये यहां तक आते आते डिवाइन थ्योरी आ गई थी, मतलब जितनी पूजा आप देवताओं की करते हो उतनी पूजा उसके समतुल्य राजा हुआ करता था, सबसे ऊपर राजा था। तो डिवाइन थ्योरी यहां पे आ चुकी थी। इवन देवगुप्त की उपाधि भी है, ये सांची लेख से पता लगी है। देवराज की उपाधि भी ली है इसने। इसके अलावा राजा धीराज श्री की उपाधि ली है। अब इस राजा धीराज श्री का मतलब है राजाओं में तो सबसे ऊपर, राजा धीराज राजाओं में सबसे ऊपर और ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ ऋषि। भी एक ऐसा राजा है जो राजाओं में सबसे ऊपर है, जिसके अंदर ऋषियों जैसे श्रेष्ठ गुण भी है, वो है राजा धीराज ऋषि। तो ये एक उपाधि ली थी। यह सब पहला ही पर्सन था जिसने ऐसी उपाधि ली। इसका पता हमें लगता है उदयगिरी अभिलेख से जानकारी मिली कि उदयगिरी अभिलेख में ऐसा इनके बारे में लिखा है। तो परम भागवत इंपॉर्टेंट है, याद करना। विक्रमादित्य शकारी इंपॉर्टेंट है, देवगुप्त इंपॉर्टेंट है, राजा धीराज श्री इंपॉर्टेंट है। तो ये उपाधियां ली थी। इवन इनके राज दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। आगे अकबर के टाइम पीरियड में पढ़ोगे आप, एक इनके दरबार में आप 9 रत्न पढ़ोगे। ये 9 रत्न जो है ना, ये विक्रमादित्य विद्या और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके दरबार में 9 विद्वान हुआ करते थे, उनको ही 9 रत्न कहा है। जैसे वेताल भट्ट एक रहे हैं, शपणक है, धनवंतरी है, घटकरपर है, कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट, किसने नहीं सुना कालिदास के बारे में, सबको पता है। वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, वररुचि, ये इनके इंपॉर्टेंट 9 रत्न थे।
और इनका काम क्या क्या था सर? इनका काम क्या क्या था? देखो, महाकवि कालिदास को तो आप अच्छे से जानते हो, भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं ये, मतलब कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में इनको जाना करते हैं हम लोग महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास जो है ना, इनके 3 इंपॉर्टेंट नाटक है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कालिदास का नाटक कौन सा है। 2 नाटक तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 है, तीनों याद कर लो मच बेटर है, पर 2 तो पक्का याद कर लेना। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम याद कर लेना, एक मालविका अग्निमित्रम याद कर लेना। इन दोनों का जिक्र मैं अब से पिछली क्लासेस में कर चुका हूं, आप लोगों को अगर ध्यान आ रहा है तो। एक और इनके थे विक्रम शौर्यम जो है ना, इनके एक नाटक और भी था। 2 नाटक याद कर लेना, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके 2 महाकाव्य भी थे, रघुवंशम और कुमार संभव। इनके 2 खंड काव्य भी थे, मेघदूतम और ऋतु संहार। मेघदूतम भी याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में रिवाइज हुए हैं ये। धन्वंतरी को आप अच्छे से जानते होंगे, ये मेडिसिन से संबंधित है। आज भी जगह जगह पे जहां हॉस्पिटल वगैरह होते हैं तो आमतौर पे लोग ना आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए धन्वंतरी नाम लिख देते हैं। धन्वंतरी हॉस्पिटल का नाम बहुत जगह देखा होगा आपने। शपणक की बात करता हूं तो ये थे एस्ट्रोलॉजर थे। अमर सिंह की बात करते हैं तो ये थे संस्कृत भाषा के एक्चुअली लेक्सिकोग्राफर थे। इसका मतलब होता है कि संस्कृत के एक्चुअली जो डिक्शनरी तैयार करते हैं, वर्ड्स तैयार करते हैं, कोशाकार जिनको कहा करते हैं, कोशकार जिन्होंने शब्द तैयार किए, शब्दकोश तैयार किए हैं, वो थे। इनको इंग्लिश में लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज अमर सिंह थे। शंकु जो है ना, ये मैथमेटिक्स के बहुत ही ज्यादा अच्छे विद्वान थे, तो विद्वान थे मैथमेटिक्स के, और के साथ साथ ज्योतिषी को भी अच्छे से जानते परखते थे। वेताल भट्ट जो है ना, ये एक्चुअली तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटके, इन सब के बारे में इनका बहुत ज्यादा महारत थी। तो जादूगर भी थे, बाकी संस्कृत के विद्वान और साहित्यकार तो थे ही थे, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा घटकर पर ये भी विद्वान थे और कूटनीतिज्ञ थे, मतलब डिप्लोमेसी के बारे में। इनका एक घटपर कर काव्य भी है, वैसे उनका भी है, वो याद नहीं करना आपको, जैसे वेताल पंच विशांतिका, पर जरूरी नहीं है। वराहमहीर, वराहमहीर का आपको एक याद रखना है किताब, जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला। खगोल शास्त्र को ये अच्छे से जानते थे, एस्ट्रोनॉमी को जानते थे ये, और पंच सिद्धांतिका। वैसे इनके पास में व्रत संहिता है, वृह जातक हैं, कई सारे, पर पंच सिद्धांतिका एक याद कर लेना। वर रुचि जो है ना, ये ग्रामर के जानकार थे और पाणिनीय सूत्रों के वार्तिककार भी कहलाते थे ये। तो आपको याद रखना है महाकवि कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखना है, और एक आपको जो है ना मालविका अग्निमित्रम याद रखना है। 2 लिरिक पोएम इनका याद रखना है, मेघदूतम है और ऋतु संहार भी है। 2 एपिक्स अगर बात करें तो रघुवंशम याद कर लेना, और एक कुमार संभवम भी है। धन्वंतरी मेडिसिन से रिलेटेड है। शपणक जो है ना, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा अमर सिंह जो है, ये लेक्सिकोग्राफर थे। शंकु जो है ना, ये स्कॉलर थे, मैथमेटिक्स स्कॉलर थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। वेताल भट्ट मैजिशियन थे, संस्कृत स्कॉलर भी थे, लिटरेचर भी थे। और घटकर पर जो है ना, ये स्कॉलर थे, डिप्लोमेसी से रिलेटेड जानते थे। इसके अलावा वराहमहीर जो थे ना, इनकी एक पंच सिद्धांतिका याद कर लेना, वैसे एस्ट्रोनॉमी को जानते थे। और वर रुचि जो है ना, ग्रामर, जो कि बेसिकली कमेंटेटर थे, जैसे पाणिनि की, जैसे कमेंट्री होता है ना, कोई मैच चल रहा है, मैच की कमेंट्री करते हैं, तो उस पाणिनि की किताब के ऊपर कमेंट्री करने वाले जो थे वो कौन थे? वररुचि थे, वररुचि कात्यायन। चलो सर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे इनकी राजधानी और शिक्षा के केंद्र के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इनका कैपिटल और एजुकेशनल सेंटर थे कौन से? पाटलिपुत्र और उज्जैन थे। शक विजय के बाद में जो है ना, ये क्षेत्र थे। शक विजय के बाद में इन्होंने ना सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, उसको रूपक या रूप्यक कहते थे, और व्याघ्र शैली के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विजय के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, या रूप्यक चलाए थे? तो शक विजय के बाद में, और ये उपाधि धारण की थी शकारी की, विक्रमादित्य शकारी की। चंद्र विक्रम मुद्रा थी, इनके भगवान विष्णु से संबंधित थे, क्योंकि गुरुड़ तो इनका सिंबल था ही। शूद्रक के बारे में, शूद्रक ने मर्चकटिका लिखी है, ये शूद्रक की मर्चकटिकम लिखी हुई है। मर्चकटिकम 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में लिखी गई थी। ये एक गुण संपन्न ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। इसमें मतलब किसके बारे में है इस किताब में? तो वो है आपका ये वाला
अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पिछली बार यूपीएससी क्वेश्चन में भी पूछा गया था, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, चीनी यात्री फाहियान आया था। एक तो बात याद रखना। दूसरी बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था, लेकिन इसने कहीं पे भी चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र नहीं किया। बस हाँ, सम्राट वगैरह का नाम कहीं नहीं लिखा है, पर ऐसा है कि जो उसने बताया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड का ही था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। फाहियान अपने यात्रा का उल्लेख में कहीं पे भी सम्राट का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन लोग सुखी थे, संतुष्ट थे, पाटलिपुत्र में हॉस्पिटल था, मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ लिखा है इसने, तो उससे पता लगता है कि हाँ ठीक है, ये इसी के बारे में बता रहा होगा। एक हम लोग इस गुप्त वंश के बारे में इतना आज भी प्रोडिक्ट कर सकते, कह सकते हैं कि कितना टैलेंटेड रहा होगा या कितना आर्ट एंड कल्चर आगे गई होगी। एक मेहरौली का लो स्तंभ है, इस पे आज इतने साल हो गए, जंग नहीं लगा, इतने सालों के बाद में भी उस पे रस्टिंग नहीं आई, जंग नहीं आई है। संस्कृत भाषा में लिखा, ये विष्णुपद लेख गरुड़ स्तंभ है इसका नाम, और जो जंगरोधी गुणों और प्राचीनता के लिए जाना जाता है, ये वाला आपका मेहरौली का लो स्तंभ। शिलालेख चंद्र राजा की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से भी की जाती है। तो मेहरौली का लो स्तंभ याद रखना चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड का ही है आपका। तो अब हमने देख लिया समुद्रगुप्त राजा देख लिया, अब हमने देख लिया चंद्रगुप्त राजा भी देख लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय देख लिया, प्रथम देख लिया, श्रीगुप्त देख लिया, घटोत्कच देख लिया, रामगुप्त और उसकी पत्नी वगैरह वो स्टोरी देख ली हमने। अब हमारे पास में आता है कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। ये भी इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं, सर्वाधिक शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल था इनका, 415 से 455 एडी के टाइम पीरियड में रहा ये। चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी का बेटा था, अभी मैंने जिक्र किया था, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी का बेटा हुआ, कौन? कुमार गुप्त हुआ। अपने आप को एक शुक्रादित्य की उपाधि ली थी, चीनी यात्री हेनस्वांग ने ये उपाधि अपनी किताबों में दिखाई है शुक्रादित्य की। बाकी परम भागवत की उपाधि थी, गढ़वा लेख से पता लगती है, प्रयागराज से। श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी कुमार गुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्सिटी में। ज्ञान तो पूछो मत तुम लोग, भरा भरा ज्ञान था। हालांकि आगे जाके आप पढ़ोगे इसमें एक मतलब बेवकूफ मूर्ख लोग आए तो उन्होंने इसको जला दिया, कहते कई कई दिनों तक इसमें आग लगी ही रही। हालांकि इसको सरकार दोबारा कोशिश करी है, लेकिन वो ज्ञान तो अब कहां से ले पाएंगे हम लोग। खैर, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था ये। नालंदा आज के समय में बिहार में पड़ता है। ये महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड भी कहलाता है, द ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म का ऑक्सफोर्ड सेंटर कहलाया है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा 18 अभिलेख और 14 प्रकार के सिक्के हैं वो चले थे। देखो, सोने के सिक्के की बात नहीं कर रहा मैं, सोने के सिक्के तो चलाए थे, आपको समुद्रगुप्त अभी बताया था मैंने, इसमें खुद का वीणा बजाता वगैरह वो भी बता दिया। लेकिन गुप्त काल में सबसे ज्यादा 18 अभिलेख और 14 प्रकार के सिक्के वो कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में प्रचलन में आए थे। बिलसड़ अभिलेख की बात करता हूं तो ये पड़ता है यूपी में, एटा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, और वहां की जो गुप्त वंशावली है, वहां से गुप्त वंशावली और तिथि, ये अभिलेख इस अभिलेख से हमें गुप्त वंशावली और लिपि के बारे में पता लगा और इनकी तिथियों के बारे में पता लगा हमें। इसके अलावा जो है ना, एक मंदसौर प्रशस्ति है जो लिखी किसने? वो लिखी है वस्त बद्री ने लिखी है। ये है कहां की? दसपुर प्रशस्ति भी कहलाती है ये। और ये जो प्रशस्ति है, एक्चुअली इस प्रशस्ति की बात करें तो कुमार गुप्त को संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला दिखाया गया मंदसौर प्रशस्ति के अंदर। प्रशस्ति वही जो तारीफ करने वाली है। मालवा के राजा यशोवर्मन की हुण राजा मिहिर कुल पर विजय का उल्लेख है, कहते हुणों का अटैक हुआ था तो हुणों पर भी विजय की। संस्कृत शिलालेख है ये, रेशम बुनकरों के बारे में भी बताया, यहाँ पे रेशम के किस तरीके से व्यापार किया करते थे उनके बारे में भी था। दसपुर आज का मंदसौर में पड़ता है, जो एक सूर्य मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार का भी वर्णन मिलता है। और दुनिया का पहला ये विज्ञापन भी देखने को मिलता है, विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख भी है, द वर्ल्ड फर्स्ट एडवर्टाइजिंग रिकॉर्ड भी इसी को ही बोलते हैं। यहाँ पे एक विज्ञापन, एक्चुअली इतनी सारी बातें उनके बारे में लिखी गई है, ये भी एक मोटे मोटे तौर पे विज्ञापन जैसी ही कहानी है। गरुड़ के जगह पे मयूर कार्तिकेय के सिक्के भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो ये भी आपको इसके टाइम पीरियड, इससे पहले गरुड़ सिक्के थे, अब कार्तिकेय के सिक्के, मयूर सिक्के। भगवान कार्तिकेय का वाहन जो है ना वो मयूर है।
उसके बाद में कुमारगुप्त के बाद में आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का लास्ट प्रतापी राजा है, महान राजा। ये लास्ट नहीं, वैसे लास्ट विष्णुगुप्त आएगा, लेकिन ये जो महान है या टैलेंटेड है, इसके बाद में गुप्त वंश का धीरे 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 डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। डिक्लाइन होने के कई कारण है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड रूप में चला था, लेकिन रोमन के साथ में इनका व्यापार ढीला पड़ गया था, तो फिर धीरे धीरे जाके ये बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज में आ गए थे। इनके पास में स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ गई थी, इनके पास में सिक्के कम हो गए थे, इसलिए डिक्लाइन हो गया था ये। तो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, अयोध्या राजधानी थी, उपाधि ली थी कर्मादित्य की। कर्मादित्य की उपाधि ली थी, जो स्वर्ण सिक्का जो था उससे पता लगा हमें। श्री स्कंदगुप्त की उपाधि थी। सिक्कों पर ये धनुष, बाण, लक्ष्मी और गरुड़ ध्वज, इससे ये पता लगता था कि ये ऐसे सिक्के चलाए जिसपे धनुष दिखाना, बाण दिखाना, इसका मतलब है कि सूर्य का शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। लक्ष्मी और गरुड़ ध्वज का मतलब है ये परम भागवत भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं ये। तो कर्मादित्य के सोने के सिक्के चलाए थे, गोल्ड कॉइन थे। इसके अलावा बाण और धनुष, लक्ष्मी और गरुड़ ध्वज ऐसे सिक्कों पे इन्होंने सिंबलिक करके या पंच करके ये प्रचलित किए थे। परम भागवत की उपाधि तो थी भगवान विष्णु को मानने वाले या वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले। भारत पे कहते हैं हुणों का आक्रमण पहली बार स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में ही हुआ है। भारत पे पहली बार हुआ है। यहां पे देखो मालवा के राजा यशोवर्मन की हुण राजा मिहिर कुल पर विजय का उल्लेख है, ये अलग है, ध्यान रखना। पर भारत पे अटैक किसने किया है पहली बार? हुणों ने। किसके टाइम पीरियड में? स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में किया है। इसकी जानकारी कहां से मिली? भित्री अभिलेख से पता लगी, जो कि सैदपुर यूपी का अभिलेख है। वहां से पता लगा कि भारत में पहली बार हुणों का अटैक। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हुण जो मल्लेच को स्कंदगुप्त ने हरा भी दिया था, तो हुणों को हराने वाला गुप्त राजा कौन सा था? तो आपका जवाब रहेगा स्कंदगुप्त था हुणों को हराने वाला। इसके बाद में एक जूनागढ़ अभिलेख, मैं आपको मौर्य वंश से 2-3 बार इसको बता चुका हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूनागढ़, और जूनागढ़ के अंदर एक सुदर्शन झील आती है। इसके बारे में क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूं, चलो फिर भी एक बार रिवाइज तो करवा देता हूं क्विकली आपको। जूनागढ़ अभिलेख में लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण किया है, ऐसा हमें पता लगा। हुण आक्रमणकारी जो खुशनेवाज है उसके बारे में जानकारी मिली हमें। समय की गणना का साक्ष्य मिला, टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बात हमें जूनागढ़ से लगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है सुदर्शन। आपको एक पॉइंट यही याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। अशोक के गवर्नर यवनराज जो तुषास्य है, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार रिनोवेशन किया। फिर रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख है, इन्होंने इसका बेसिकली जीर्णोद्धार किया। और स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी फिर से इसको पुनः निर्माण करवाया, मतलब इसका जीर्णोद्धार किया, रेनोवेशन किया। तो इसका 3 बार रेनोवेशन देखने को मिल रहा है। एक बार ये बनाई थी पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। बहुत जरूरी है, पहले भी बताया था मैंने, आज फिर कह रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं लगभग एग्जाम में। अब स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी जो थे ना, स्कंदगुप्त की मौत के बाद में गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो गया था, और बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था जिसका नाम था पुरुगुप्त था। मध्य प्रदेश सागर के भानुगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख से पता लगता है सती प्रथा, अब से पहले सती प्रथा का जिक्र हुआ ही नहीं था कहीं पे, मतलब सती प्रथा का कोई साक्ष्य हमें नहीं पता लगा था। इसका मतलब ये हो गया कि महिलाओं की स्थिति यहां से डाउन जाने लग गई है। एरण अभिलेख से पहली बार लिखित साक्ष्य मिला है, यहाँ पे सती प्रथा के पहले अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। भानुगुप्त के एक सामंत गोपराज की मृत्यु और उसकी पत्नी की सती होने का वर्णन इसमें किया गया है। भानुगुप्त जो है उसके एक सामंत थे गोपराज, इनकी मौत हो गई तो उनकी पत्नी है उसको सती होने के बारे में लिखा गया। कहां पे? मध्य प्रदेश सागर के अंदर भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख से पता लगा। हमें यह पता लगा कि हाँ उस जमाने में सती प्रथा रही होगी, या महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे यहां से डाउन जाने लग गई थी। अब बात आती है गुप्तकालीन प्रशासन की बात आती है, यानी कि गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। ये वाला हिस्सा जो है ना मैं एक सेपरेट लेक्चर में ले लूंगा, ठीक है ना। गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला था, इनका जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, एक हम इनका पढ़ेंगे जस्टिस पढ़ेंगे, एक इनका मिलिट्री पढ़ेंगे, एक इनका रेवेन्यू पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में आर्थिक जीवन कैसा जिया था, गुप्त काल इसका रिलीजियस लाइफ कैसी रही थी, आर्ट एंड लिटरेचर कैसा रहा था, इनके मंदिरों के बारे में हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये एक हम सेपरेट लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे या इसको जान लेंगे, ठीक है। या एक काम करता हूँ, चलो मैं अभी करवा ही देता हूँ, ये तो गुप्त वंश तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। चलो करवा ही देता हूँ, सुनो।
देखो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। गुप्तकालीन प्रशासन की अगर आप सबसे पहली बात करो ना, तो इनका जर्नल था आपका, मतलब सामान्य प्रशासन था, सिंपल जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो मौर्य वंश चल रहा था ना, बिल्कुल वैसा वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि मोनार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन था। राजा ही सबसे ऊपर था, मतलब राजतंत्रात्मक प्रथा थी सबसे ऊपर। जैसे मौर्य वंश में भी राजा था, यहां पे भी सबसे ऊपर राजा ही था। प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी था, सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, वो राजा ही हुआ करता था। और राजा को देवताओं के समान ही पूजा करते थे, मतलब देवीय शक्ति का सिद्धांत ही था, थ्योरी ऑफ डिवाइन पावर। जैसे देवता पूजनीय है, देवता को सबसे ऊपर मान रहे हो, वैसे वैसे राजा को भी सबसे ऊपर ही मान के चलना है। भूमि दान की परंपरा का यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया, यहाँ पे जमीन दान देने की प्रथा है उसका एक्सटेंशन हो गया, और उसका वैल्यू भी बढ़ गया था। मतलब क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ द लैंड ग्रांट ट्रेडिशन था, कर्मचारियों को वेतन के बदले में जमीन दान देना स्टार्ट हो गया था। ये मौर्यों के विपरीत विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, मतलब डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम थी, जो मौर्यों से विपरीत देखने को मिलती है। इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो सबसे ऊपर तो था राजा ही था, इससे ऊपर तो क्या ही होगा, मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर साम्राज्य रहा था, और इस साम्राज्य के अंदर जो है ना, ये इसका मेन जो पावर थी वो किसके पास थी, राजा के पास में थी, यानी कि किंग के पास ही थी। लेकिन दूसरे नंबर पे प्रांत। अच्छा, प्रांत भी दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रांत है इसके अंदर के, मतलब राजपाट के सारे अंदर की प्रांत। एक थे जो बाउंड्री के ऊपर प्रांत है आपके, ऐसे बाउंड्री पे छोटे छोटे प्रांत है आपके, सीमांत प्रांत जिनको कहते हैं। तो जो बाउंड्री के ऊपर जितने भी प्रांत थे, उनका अध्यक्ष तो हुआ करता था, गोपना हुआ करता था। और जो साम्राज्य के अंदर के प्रांत थे, उनके अध्यक्ष को कहा करते थे उपरिक के नाम से जानते थे, उसको उपरिक कहते थे। सबसे ऊपर तो कौन था, राजा था। प्रांत था, प्रांत मतलब समझ लो राज्य ही समझ लो, ये आमतौर पे राजा का बेटा ही होता था इसके अंदर, इसको भुक्ति या देश कह सकते हो। उपरिक या गोपना, ये राजा के बेटे ही होते थे। मतलब उपरिक और गोपना वह है तो प्रांत ही, पर प्रांत दो टाइप के, या तो राज्य के अंदर है वो तो आपका उपरिक है उसका अध्यक्ष, और सीमांत बाउंड्री पे है, बिल्कुल बाउंड्री पे जो पड़ता है तो वो है आपका गोपना, उसका अध्यक्ष। उसके बाद में आया विषय। विषय मतलब जिला समझ लो, इसका अध्यक्ष विषयपति होता था। फिर विधि। विधि कुछ ज्यादा अलग नहीं है, विधि यूं समझ लो आज के समय का तहसील मान लो, या कुछ गांव का ग्रुप मान लो, कस्बा मान लो, ऐसे टाइप से है। उसका जो अध्यक्ष था वो था आयुलन, उसको विधि महत्तर भी कहते हैं वैसे, या पेट पेट ग्राम समूह बोलते हैं वैसे। मैंने कहा ना 5-6 गांव का ग्रुप कह लो, तहसील कह लो। गांव सबसे छोटी इकाई थी परिवार की, हालांकि पहले मतलब गांव ओवरऑल राजतंत्र की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था, लेकिन अब परिवार नहीं है, गांव है। आज के समय में भी गांव ही सबसे छोटी इकाई मानी जाता है। इसका अध्यक्ष ग्रामिक था, ग्रामिक को महातर भी कहते हैं, पर एग्जाम के लिए आप ग्रामिक याद कर लेना, ग्रामिक जरूरी है। तो सबसे ऊपर होता था गुप्त वंश में राजा, राजा के नीचे प्रांत, प्रांत का अध्यक्ष उपरिक या गोपना, विषय विषयपति, विधि का आयुलन, ग्राम का ग्रामिक आपका अध्यक्ष हुआ करता था। इस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। जो प्रांत होता था वो बेसिकली भुक्ति, अवनी या देश था। सीमांत प्रांत को गोपता या गोपना अभी बताया मैंने। आंतरिक प्रांत का जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या था, उपरिक बताया अभी मैंने आपको। डिस्ट्रिक्ट में विषय होता था, और विषय का अध्यक्ष विषयपति हुआ करता था। और इसकी नियुक्ति कौन करता था, इसकी नियुक्ति ये उपरिक किया करता था, क्योंकि ऊपर वाला था ना, तो यही इसकी नियुक्ति करता था। विषय परिषद होती थी, एक सलाहकारी परिषद कहलाती थी, मतलब एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी ये। इसके मेंबर कौन होते थे, इसके मेंबर होते थे नगर श्रेष्ठी। ये नगर श्रेष्ठी और सार्थवाह जो है ना, नगर श्रेष्ठी का मतलब श्रेष्ठियों का प्रधान होता था ये ओवरऑल एक प्रधान था, मतलब व्यापारियों का प्रधान था। इसमें बेसिकली सार्थवाह में व्यापारिक काफिले का प्रधान था, यहाँ पे भी आता था। ये थोड़े बड़े लेवल का हुआ करता था, 2-4 क्षेत्रों का, ये एक क्षेत्र का ही था। इसके अलावा प्रथम कायस्थ है, लिपिकों का प्रधान हुआ करता था। ये जो लिपिक हुआ करते थे, यानी कि जो स्क्राइब्स होते थे ना, उनका अध्यक्ष हुआ था, उसको कायस्थ कहते थे। ये मेंबर बनाते थे, एक विषय परिषद बनते थे, इसका काम था एडवाइजरी का, तो जो एडवाइस दिया करते थे आपके। तो सबसे ऊपर तो आप लोग भुक्ति कह रहे हो, भुक्ति के बाद में विषय, विषय के बाद में विधि, विधि के बाद में विलेजेस आपके पास में आ गए हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन की बात, सॉरी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते तो न्याय लिनियंट ही था, बहुत कठोर न्याय की कोई ऐसी संज्ञा दी गई नहीं थी यहाँ पे। जो सबसे ऊपर था वो सम्राट ही था न्याय करने वाला। ऐसे लिनियंट पिनल सिस्टम था। न्याय जो संस्थान होती थी उनको पुडा, कुल, ग्राम पंचायत इस नाम से पुकारते थे। न्यायाधीश को पुकारते थे दंड नायक के नाम से, इंपॉर्टेंट है।
या सर्वदंड नायक भी कह देते थे, महादंड नायक भी है, इसके अलावा प्राडिवाक भी है। पर दंड नायक और महादंड नायक नाम याद कर लेना, जो न्याय जैसे चीफ जस्टिस होते हैं ना आज के टाइम में, वो समझो। कायास्थ जो थे ना वो एक टाइप के लिपिक थे। इनके पहली बार इनके बारे में पता लगा है याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर पता लगा है, जो लिपिक होते थे, लिपिक के बारे में। पुलिस को ये कहते थे, जो देखो पुलिस के लिए चाट भाट भी वर्ड यूज किया है, पुलिस के लिए दंड पाशिक भी है। जो पुलिस अधिकारी है, प्रधान है, जैसे आप डीजीपी की बात कर लो, आज के टाइम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जो ऊंचे अधिकारी है उसको तो कह दिया दंड पाशिक, और जो अन्य कर्मचारी है उनको चाट या बाट कह दिया। तो कर्मचारियों को चाट या बाट कह दिया और प्रधान को कह दिया दंड पाशिक। तो दोनों नाम याद कर लेना। इसमें से 2-3 चीजें क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूरी है। एक तो याद कर लेना, दंड नायक और महादंड नायक ये न्यायाधीश को कहते थे। कायास्थ जो थे ना वो लिपिक हुआ करते थे, इसके बारे में पता लगा याज्ञवल्क्य स्मृति में। पुलिस अधिकारियों में दंड पाशिक और नाम चाट भाट भी है। जो कर्मचारी है, मान लो कांस्टेबल वगैरह हो गए, वो चाट भाट हो गए, और जो अधिकारी है पुलिस के आपके, वो दंड पाशिक कहलाते थे। इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था गुप्त वंश में? तो सबसे ऊपर की बात करते हो, सुप्रीम जो थे ना वो तो राजा थे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम राजा हुआ करते थे। कमांडर इन चीफ कौन थे? सेनापति। ये बहुत जरूरी है, 2-3 बार एग्जाम में रिवाइज हो गया कमांडर इन चीफ। और एक ये स्प्लाई ऑफिसर, जिसको आप लोग कह सकते हो आज के टाइम पीरियड में हमारा जो ये लेके आते हैं ना फ्लिपकार्ट अमेजोन से, इसके लिए मुझे वर्ड माइंड से जा रहा है अभी, स्प्लाई कह दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, और रसद इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सेनापति को कहते थे, महाबधिकृत कहते थे, और रसद स्प्लाई ऑफिसर जो हुआ करता था उसको रण भांडागारिक के नाम से जाना करते थे, रण भांडागारिक के नाम से जाना करते थे, स्प्लाई ऑफिसर को जाना करते थे, ठीक है ना। और गज सेना प्रमुख जो एलिफेंट आर्मी का चीफ हुआ करता था ना, उसको महापिल्लुपति कहते थे। और जो अश्व सेना का प्रमुख था उसको कहते थे भाराश्वपति के नाम से जानते थे। ये 2 नाम याद कर लेना तुम लोग, एक कमांडर इन चीफ, एक स्प्लाई ऑफिसर। तो कमांडर इन चीफ को कहते थे महाबधिकृत कहते थे, स्प्लाई ऑफिसर को रण भांडागारिक के नाम से जानते थे। ये 2 जरूरी है इसमें। इसके अलावा वो अधिकारी जो जमीनों से टैक्स कलेक्ट किया करता था उसको कहते थे, ये ध्रुवाधिकरण के नाम से जानते थे। ध्रुवाधिकरण वो होता था जो जमीनों का टैक्स लिया करता था। एक होता था जमीन अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए अधिकारी, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग लैंड रिकॉर्ड, कितने एकड़ जमीन हमारे इलाके में आती है, किस किस के ये नाम है, टोटल कितना इलाका हम राज्य का है, कितना इलाका जनता का है, ये सारे लैंड रिकॉर्ड होते हैं। जैसे पापा की जमीन, दादा की जमीन, ताऊ की जमीन, बुआ की जमीन, हमारी जमीन, तुम्हारी जमीन, ऐसे सब जमीनों का रिकॉर्ड हो गया। ये रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी था, कर्णिक कहलाता था, या इसको महाअक्षपटलिक के नाम से जाना करते थे। एक अधिकारी था जमीन से रिलेटेड जो भी विवाद होते थे और उसका जो भी समझौता करवाने वाला था, निपटाने वाला अधिकारी था, उसको न्यायाधिकरण के नाम से जाना करते थे। यानी कि ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर होता था सेटलिंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, जमीन से संबंधित भी विवाद होते हैं। मान लेते हैं चाचा ताऊ में आपस में लड़ाई हो गई, किस बात की? जमीन से रिलेटेड। अब उसको कौन सुलझाएगा? वो सुलझाएगा न्यायाधिकरण सुलझाएगा। जमीनों का रिकॉर्ड किसके पास रहेगा? महाअक्षपटलिक के पास में रहेगा। जमीनों का जो टैक्स कलेक्ट किया करता था भूमि कर संग्रहण के लिए, वो अधिकारी कौन था? ध्रुवाधिकरण था। जो अश्व सेना का प्रमुख था वो कौन था? भराश्वपति था। गज सेना, हाथी सेना का प्रमुख कौन था? महापिल्लुपति था। जो आपका लॉजिस्टिक, हाँ ये वर्ड मेरे दिमाग से नहीं आ रहा था, रसद लॉजिस्टिक अधिकारी जिसको बोलते हैं, आज के टाइम पे आप लॉजिस्टिक बोलते हैं ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ मंगवाते हो। स्प्लाई ऑफिसर जो है ना वो कौन था? रण भांडागारिक था। सेनापति, कमांडर इन चीफ था, महाबाधिकृत था। और सबसे ऊपर तो खैर सम्राट ही राजा ही हुआ करता था, इससे ऊपर तो खैर क्या ही होगा। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। भाई पैसा कहां से कमाते थे? ये पैसा तो कमाएंगे ये टैक्स से ही कमाएंगे, जिसको बोलते थे लैंड रेवेन्यू, और उसको ये बोलते थे भाग। और भाग जो था वो लगभग 1/6 हुआ करता था। धर्मशास्त्र के अनुसार पता लगता है भाई जितना आपने कमाया उसका 1/6 पार्ट जो ना एज ए टैक्स जाएगा, उसको भाग बोलते थे ये। इसके अलावा एक विष्टि कर भी होता था। विष्टि का मतलब होता है इसमें कोई टैक्स नहीं था, इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता था, इसको ये फोर्स लेबर, मतलब रोटी दे दी बदले में और कुछ नहीं है, ऐसे पैसे नहीं देते थे, ऐसा सीधा डायरेक्ट सैलरी नहीं देते थे ये। तो इसको बेगार या बलात् श्रम के नाम से जानते हैं, मतलब फोर्स्ड लेबर के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। एक होता है भूतोवात प्रात्यय,
ये आयात पर लगने वाला शुल्क होता था, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी थी उस टैक्स को कहा करते थे भूतोवात प्रत्याय से टैक्स के नाम से जाना करते थे। तो भूतोवात प्रत्याय टैक्स के नाम से जानते थे इसको। एक टैक्स था अग्रहार। अग्रहार अग्रहार का मतलब क्या है? मंदिर और ब्राह्मणों को शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्यों से जो जमीन दान कर दी गई है उनके लिए कर मुक्त जमीन थी, उसको कहते थे अग्रहार। एक था ब्राह्मण्य। ये क्या था? ब्राह्मणों के जो भरण पोषण के लिए जो टैक्स था आपका, ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जो बेसिकली टैक्स फ्री जमीन थी ना, उसको कहते थे ब्राह्मण्य के नाम से जानते थे। इसमें से ये बाग जरूरी है, जो लैंड रेवेन्यू का 1/6वां भाग आता है आपका, विष्टि जरूरी है, इसके अलावा आपका अग्रहार जरूरी है, इसके अलावा ब्राह्मण्य है, ये भी जरूरी है आपका। इसके अलावा इनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, मतलब इकोनॉमिकल लाइफ कैसी रही होगी गुप्त वंश की? तो ये मेनली तो इनका व्यवसाय एग्रीकल्चर का ही था, खेती बाड़ी से ही सारा काम करते थे। अभी मैंने कहा ना, टैक्स तो जमीनों से ही कलेक्ट करते थे। ये एरिया जो था, क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र किसको कहते थे? ये अलग अलग प्रकार की जमीन है। ये क्षेत्र ये उस जमीन को कहते थे जिसमें खेती कर सके, खेती करने योग्य जमीन को क्षेत्र कहा गया है, मतलब कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा गया है। सिल किसको बोलते थे? जिस जमीन को जोता ही नहीं जा सकता है उस जमीन को सिल कहा करते थे। सिल जिसपे खेती क्या जोतना हो ही नहीं सकता है। एक थी वास्तु। वास्तु जहां पे रह सकते हैं, रहने योग्य जमीन तो ना, वास करने योग्य जमीन, रहने योग्य जमीन, सुटेबल फॉर हैबिटेशन जिसको बोलते हैं, रहने योग्य जमीन थी वो थी। अप्रहत एक ऐसी जमीन हुआ करती थी जहां पे जंगल हुआ करते थे, ओपन फॉरेस्ट जिनको बोल सकते हो आज के जमाने में, वो थी अप्रहत थी आपकी। तो क्षेत्र वो है जहां पे खेती कर सकने योग्य जमीन, सिल वो है जहां पे जोतने योग्य जमीन नहीं है, वास्तु वो है जहां पे रहने योग्य जमीन है, वो वास्तु है। अप्रहत का मतलब है जहां पे जंगल या जंगली भूमि है। अच्छा, जमीन को मेजर कैसे करते थे ये? तो लैंड मेजरमेंट की यूनिट थी इनकी नल। नल एक ऐसी छड़ी सी समझ लो आप लोग, एक मेटेलिक छड़ी हुआ करती थी, रोड हुआ करती थी, जिससे जैसे मान लो ये रोड है, अब इससे जमीन माप रहे हैं, 1 हो गया ऐसे, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे करके आप मेजर कर रहे हो ना, इस टाइप की थी ये। तो भूमि माप में प्रयुक्त होने वाली धातु की जो छड़ थी, मेटल रोड यूज्ड इन लैंड मेजरमेंट, जमीन को मेजर करने वाली जो छड़ है उसका नाम नल है। इसके अलावा अंगुल, जैसे आज आप मेजर करते हो, बारिश आ जाए तो 2 अंगुल बारिश हुई है, 3 अंगुल बारिश हुई है, ये कोई जैसे इसको मेजर कर रहा हूं मैं, 8 अंगुल का पेन है ये, तो ऐसे अंगुल से मेजर करते हो, ये सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी, अंगुल भूमि माप का सबसे छोटा था। इसके अलावा कुल्यावाप या द्रोणवाप हुआ करता था, ये माप की इकाई हुआ करती थी। आपसे संबंध क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, कुल्यावाप द्रोणवाप का संबंध किससे है, नल का संबंध किससे है, सिल कौन सी भूमि है, वास्तु कौन सी भूमि है, या पूछ ले ऐसी भूमि जो जंगली होती थी गुप्त काल में उसको क्या कहते थे, अप्रहत कहते थे। ठीक है। क्षेत्रकर जो भूमि मापने वाला अधिकारी हुआ करता था। अब जैसे मैंने कहा कि मैं जमीन मेजर करके आ रहा हूं ऐसे करके, तो मैं वो अधिकारी बन गया, उसका नाम क्या हो गया, क्षेत्रकर। क्षेत्रकर बोलते थे उसको। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पिछली बार सिविल्स में आ चुका है, यूपीएससी में भी और हरियाणा पीसीएस में भी आ चुका है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग करते हैं। रहट यंत्र किससे संबंधित है? उसका आंसर सिंचाई ही था। तो सिंचाई या रहट जो है ना, ये आपका यंत्र है, किससे? सिंचाई से संबंधित। मेन इनकी इंडस्ट्री कपड़ों की थी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक मेन इंडस्ट्री थी इनकी। मेन एरिया था गुजरात का, बंगाल का, दक्कन और तमिलनाडु आज के जमाने का अगर हम लोग पढ़ें तो। इसके अलावा जो ओवरऑल जो ये व्यापार किया करते थे कपड़ों वगैरह का, उनका जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था उसको जेठक कहते थे। महार या महतक भी नाम है, श्रेणियों का प्रमुख था ये। चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे, तांबे के सिक्के को माशक कहते थे, पहले भी यही कहते थे, अभी भी यही कह रहे हैं। पश्चिमी तट पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो था ना, उसका नाम है बडोच। बडोच एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है पश्चिमी तट का। ये धीरे धीरे पतन कैसे हुआ मौर्य वंश का? तो मैंने अभी कहा ना कि गुप्त काल की विशेषता थी, ये बेसिकली यूरोप से व्यापार करते थे। धीरे धीरे यूरोप से व्यापार कम हो गया तो इनके पास पैसा कम हो गया, तो धीरे धीरे इनका पतन हो गया। 364 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया, ये टुकड़ों में टूट गया। दक्षिणी पूर्वी एशिया पे इनकी निर्भरता तो बढ़ गई, लेकिन उतना पैसा इनसे नहीं आया। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा था। उज्जैन जो मध्य प्रदेश का है आज, सिप्रा नदी के किनारे। और इसके अलावा घंटाचला, कदुरा, चोल, ये बंदरगाह थे, साउथ इंडिया के फेमस बंदरगाह थे ये। धर्मों की बात करते हैं, इनका रिलीजियस लाइफ कैसे रही होगी? रिलीजियस लाइफ में भगवान यहाँ पे 2 बट गए, एक भगवान शिव और भगवान विष्णु, दोनों की पूजा करने लग गई है।
तो मतलब दो भगवान हो गए, कह लो हिंदू धर्म दो भागों में बंट गया, समझ लो एक वैष्णव संप्रदाय, एक शैव संप्रदाय। शैव मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है धर्म में, जिसमें भगवान शिव को मानने वाले शैव, वैष्णव भगवान विष्णु को मानने वाले। मंदिरों में मूर्ति पूजा का विकास हो गया। हालांकि यहाँ पे मूर्ति वो बनती थी जिसमें थोड़ा आडंबर कम है और धार्मिकता थोड़ी ज्यादा है, मथुरा कला को फोकस कर रहे थे। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है, पंचायतन श्रेणी में बना हुआ है। विष्णु को शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए दिखाया है बेतवा नदी के किनारे। और गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के ही फॉलोवर्स थे। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था, जो मैंने आपको अभी अभी बताया ही था। इसके अलावा त्रिमूर्ति हमें मिली है एक अर्धनारेश्वर की। अर्धनारेश्वर मतलब आधा पुरुष आधी नारी, और इसकी प्रथम मूर्ति हमें बीटा इलाहाबाद से मिली है पहली बार। त्रिमूर्ति जिसको कह सकते हो आप लोग, ये ऐसी मूर्ति भगवान विष्णु की है जो शेष सैया पे लेटे हुए हैं, ऐसी ये मंदिर है आपका। गुप्त काल में कला और साहित्य ही तो सबसे आगे गया है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो आपको देखने को मिलेगा ये गोल्डन एज था इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाया है, क्योंकि इसमें आर्ट, लिटरेचर, साइंस, आर्किटेक्चर ये बहुत आगे गया है, बहुत ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ है पहली बार। नागर शैली और पंचायतन शैली जो है ना, इस शैली में मंदिर बना करते थे। मेनली पत्थर और छोटी ईंटों से मंदिर बनाया करते थे ये। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त से परमिशन भी मांगी थी। उस टाइम पीरियड में परमिशन मिली भी थी। आपसे इवन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये वाला मंदिर कहां पे है। मैं वैसे पहले पढ़ा चुका हूं आपको, वैष्णव धर्म शैव धर्म पढ़ाए तब, पर फिर भी रिवाइज कर लो। जैसे विष्णु टेम्पल पूछे आपसे, कहां पे बताया था मैंने, तिगवा के अंदर बताया था, जो जबलपुर एमपी में पड़ता है। शिव मंदिर एक हमने पढ़ा था बुमरा का, जो नागोद में है, नागोद या नागोदा दोनों ही बातें किया। पार्वती मंदिर पूछे तो नचना कुठार का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी का नचना कुठार का मंदिर ये। दशावतार टेम्पल पूछे तो कहां पे है, देवगढ़ में है ये, ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है ये वाला आपका। शिव मंदिर पूछे आपसे तो ये खोह में है, ये भी नागोद में है एमपी में। लक्ष्मण मंदिर है, ये ईंटों के द्वारा बना गया, भितर गांव कानपुर का है, उत्तर प्रदेश का मंदिर है ये वाला। आप फोटो से देख सकते हो, दशावतार मंदिर है, देवगढ़ ललितपुर यूपी का ये वाला। इसके अंदर जो है ना आपको भगवान विष्णु जो है ना ऐसे सैया पे लेटे वैसी फोटो है यहाँ पे। इसके अलावा पार्वती मंदिर है, नचना कुठार का मंदिर है पार्वती मंदिर ये वाला। इसके अलावा शिव मंदिर है, ये बुमरा का है, बुमरा नागोद का है। विष्णु मंदिर है, तिगवा का है, जबलपुर का ये। इस टाइम पीरियड में मूर्ति कला में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और मूर्ति कला में हमें कैसे पता लगा, 3 इनके मेन सेंटर थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मथुरा शैली थी, मतलब आडंबर कम हो गया मूर्तियों में, थोड़ा भाव ज्यादा दिखने लग गए मूर्तियों में। मूर्तियां ये बनाते थे मेटल की, पत्थर की और मिट्टी की मूर्ति बनाते थे। गंगा यमुना की मूर्ति जो है ना आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति है वराह अवतार की मूर्ति, ये उदयगिरी और एरण मध्य प्रदेश से मिली है। ये जो है ना वराह अवतार की मूर्ति है, 13.5 फीट ऊंची है ये, 8.5 फीट चौड़ी है ये, और इसे भारत में वराह की सबसे बड़ी प्रतिमा मानते हैं। एरण में गरुड़ स्तंभ भी है जो 47 फीट ऊंचा है और एक शिला पे बना हुआ है, एक ही पत्थर को काट के बना दिया उसको। बाकी एरण शिलालेख 510 ईस्वी का, जिसमें मैंने आपको अभी भी बताया था, सती प्रथा का भी पहली बार ही उल्लेख मिला है एरण के अंदर। ये सूर्य पूजा भी किया करते थे। सन वर्शिप के बारे में बात करें तो सूर्य की सबसे प्राचीन मूर्ति बरहुत मध्य प्रदेश से मिली है, जो 3री सदी ईसा पूर्व की। भारत में सूर्य पूजा का सूत्रपात ईरान से हुआ है। तो आज भी वैसे सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा में है। प्राचीनतम सूर्य मंदिर तक्षशिला का सूर्य मंदिर है, जो पहला शासक गोंडो फर्नीज के समय में बना था। और मुल्तान जो मूल स्थान है सूर्य पूजा का एक प्रसिद्ध केंद्र माना गया था। ये इस टाइप का टेम्पल है जो आपको दिख रहा है। सन वर्शिप के बारे में हुआ। अच्छा, आपको टेम्पल से एक चीज और भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, गुप्त काल में अजंता एलोरा की गुफाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो इनके बारे में आप लोग। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद कहलाता था, अब इसका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। इसमें एक बागोरा नदी के किनारे सहाद्री पहाड़ियों में आपको अजंता की गुफाएं देखने को मिलेगी। इसकी खोज 1819 में विलियम एस्किन ने की थी। इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। टोटल गुफा नंबर 13 सबसे प्राचीन मानी गई है।
8 से 13वीं गुफाएं जो है ना ईनियान संप्रदाय की है, और गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो है ना ये गुप्त काल की गुफाएं हैं। गुफा संख्या 17 है वो बेसिकली राशि चक्र गुफा है और चित्रशाला जिसको कहते हैं हम लोग। तो जैसे गुफा नंबर 17 है, इसके अंदर बुद्ध जन्म का जीवन लिख रखा है, महाभिनिष्क्रमण लिख रखा है, ग्रह त्याग की घटना लिख रखी है, उनका महापरिनिर्वाण है इसमें गुफा के अंदर, माता और शिशु नामक चित्र भी है, बुद्ध की पत्नी और पुत्र को समर्पित है ये वाला। इसके अलावा विशाल चक्र गोलाकार टुकड़ा राशि चक्र बना रखा है 17 के अंदर। पहली गुफा के अंदर जो है ना वो विजय का चित्र है। इसके अलावा बोधिस्तव, पद्म पाणी और वज्र पाणी के सिंबल भी बने हुए हैं। 16वीं गुफा है, उसमें गौतम बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य हमने पढ़ा था ना, वो जंगल में गए, उनको रोगी मिला, उनको एक बूढ़ा मिला, एक रोगी मिला, एक अर्थी पे जाता हुआ मिला, और एक उनको मिला साधु संत मिला। मरणासन राजकुमारी का जिक्र भी यहाँ पे ही किया गया है। तो ये अजंता की गुफाएं हैं। तो 29 गुफाएं हैं, संबंधित है, याद रखना आप लोग, ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो 16 नंबर में बता दिया, 17 नंबर में बता दिया मैंने आप लोगों को। जातक कथा क्या होती है? बुद्ध जन्म से पहले की घटनाएं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। चित्रकला, अच्छा बुद्ध से संबंधित है अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर में। लेकिन अगर एलोरा की गुफा आप पूछो मुझसे, तो एलोरा की गुफा बुद्ध, जैन और हिंदू, ये आपकी तीनों धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि एलोरा केव्स जो है ना वो किस किस से संबंधित है, तो एलोरा केव जो है ना आपकी वो संबंधित है किस किस से संबंधित है, वो है आपकी 3 धर्मों से। एक बुद्धिस्ट से संबंधित है, एक जैनिज्म से संबंधित है, और एक कहां से है आपकी हिंदुज्म से संबंधित। तीनों से है ये वाली आपकी। जो बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं आपकी, वो बेसिकली महायान बौद्ध परंपरा को ही दिखाती है आपकी। यहाँ पे 1 से 12 जो गुफा है वो बौद्ध धर्म की ही है। 13 से 29 गुफाएं हिंदू धर्म से रिलेटेड है। बाकी 30 से 34 गुफाएं जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जो 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनी थी। तो टोटल इसको ये वाली 29 है, और एलोरा वाली टोटल जो है ना वो 34 गुफाएं हैं आपकी, टोटल 34 है ये वाली। ठीक है सर, ये गुफाएं हैं आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे बाघ गुफाएं भी हैं, जो बागिनी नदी के किनारे है। खोज हुई थी किसके द्वारा? 1818 में डेंजरफील्ड ने खोज की थी। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? 9 है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का प्राण बोला करते हैं बल्कि इनको। तो रंगमैल गुफा है, गुफा संख्या 4 और गुफा 5 है, इससे पता लगता है हमें। गुफा संख्या 2 है, ये पांडव गुफा कहलाती है आपकी। 4 और 5 को रंगमैल कहते हैं, और कुछ रंगमहल की जानकारी भी मिली है। गुफा नंबर 3 है, इसको हाथी खाना कहते हैं। अजंता के समकालीन है, जो सिंबल अजंता में मिले, जो फोटो, वही सेम टू सेम बाघ गुफाओं में मिली है। एलोरा महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनी थी। अभी बताया ना मैंने, 34 गुफाएं हैं, जो हिंदू से संबंधित भी है, बौद्ध से संबंधित भी है, और जैन से संबंधित है। लास्ट की 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है, बीच में 13 से 29 तक आती है आपकी हिंदू धर्म की, और स्टार्टिंग की 1 से 12 तक जो आती है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा एलिफेंटा गुफाएं भी महाराष्ट्र में, जो शैव और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम में यहाँ पे। अच्छा, एक बात और है, गुप्त टाइम पीरियड में साहित्य भी बहुत चरम सीमा पे गया था। जैसे सर पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इनको अंतिम रूप जो दिया गया था वो इसी गुप्त काल में ही दिया गया था। गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों में महिला और शूद्रों के प्राकृत नामक भाषा जो है ना बोलते थे। और नारद है, इसके अलावा कात्यायन है, पराशर है, बृहस्पति है, इनकी रचना भी यहीं पे हुई थी। आपने बहुत सुना होगा, नारद कृति हुई या स्मृति हुई, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये इसी टाइम पीरियड में बना। इवन नारद और बृहस्पति स्मृति जो है ना विधि विषयक है, ये लीगल से संबंधित है, और कात्यायन जो है ना ये इकोनॉमिक से संबंधित स्मृति मानी जाती है। बहुत सारी किताबें हैं, ये सारी किताबों में से 4-5 किताबें आपको पक्का याद करनी है। जैसे एक तो पंचतंत्र याद करना है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा की। एक कामसूत्र याद रखना है, वात्सायन की है। एक लीलावती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भास्कराचार्य की। मृच्छकटिकम है, ये शूद्रक की है, याद रखना। इसके अलावा आपका 10 कुमार चरित्र है, ये दंडिन की लिखी गई है, ये बहुत जरूरी है, आपको कंफर्म याद रखना है। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, कामसूत्र, वात्सायन, लीलावती, तो सबसे ज्यादा जरूरी है इनके अंदर भास्कराचार्य। इवन आप ज्योग्राफी वाली क्लास देखना, उसमें भी मैंने इसके बारे में बता रखा है। मृच्छकटिकम शूद्रक और एक 10 कुमार चरित्रम, ये दंडिन की लिखी गई है। तो लिटरेचर इंपॉर्टेंट था। इस समय में साइंस भी बहुत आगे गई थी गुप्त काल में।
शून्य का सिद्धांत और दशमलव प्रणाली। जब जीरो दिया, भारत ने एक हिंदी फिल्म का गाना है ना, तो शून्य का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, दशमलव प्रणाली भी, डेसिमल सिस्टम भी दिया। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी सदी में हुआ था और फिर उसी समय में भारत में ना आगे अरबी अटैक हुआ था, तो अरब लोग हमसे सीख के फिर अपने हमें यहाँ पे ऊंट पालना, इसके अलावा खजूर की खेती ये सिखा गए। आगे जाके बताऊंगा मैं आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम का अटैक, तब समझाऊंगा ये चीजें। तो अरबों ने शून्य का प्रयोग भारत से सीख के इसे यूरोप में फैला दिया था। एक आर्यभट्ट थे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम आप जानते हो मैथमेटिक्स और खगोल विज्ञान के लिए। आर्यभट्टीय सिद्धांत था, आर्य सिद्धांत जिसको बोलते हैं, पाई का मान, सौर वर्ष की लंबाई, इसके अलावा चक्र यंत्र, गोला यंत्र, छाया यंत्र, ज्योग्राफी में पढ़ाया इन्होंने, पृथ्वी की परिधि वगैरह सब बताई थी। तो आर्यभट्ट याद कर लेना आप लोग, गोला यंत्र है, पाई की वैल्यू है, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद में गुप्तोत्तर काल आएगा, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ये गुप्त काल इतना ही था आपका पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को आपने पूरे को समझा है, पढ़ा है। पीडीएफ आपको बैच में मिल ही जाएगी, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना, और अपना ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बैच को लगातार आप लोग जो क्लासेस करवाई जा रही है आधारशिला बैच के अंदर, सारी क्लासेस आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और जी जान लगा के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।